हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो लास्ट इन द सीरीज रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इस एक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, जहां पर हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात किए हैं, अलग अलग अथॉरिटीज के बारे में बात किए हैं जो इस एक्ट के अंदर सेटअप हुई थी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण थी सीसीपीए और इसे हम सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कमीशन यानी कि आयोग सेटअप हुई हैं, कस्टमर कमीशन, ठीक है, उपभोक्ता आयोग सेटअप हुई हैं, और ये जो हुई हैं अलग अलग लेवल पर, जिसमें सबसे ऊपर जो है नेशनल लेवल, उसके नीचे स्टेट लेवल और सबसे नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया गया है। इनकी मॉनिटरी लिमिट्स भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो डिस्ट्रिक्ट है वो 1 करोड़ तक के केसेस को हैंडल करता है, स्टेट जो है 1 से 10 करोड़ तक के केसेस को हैंडल करता है, ठीक है, और 10 करोड़ से ज्यादा के केसेस को हैंडल करता है नेशनल कमीशन, नेशनल कस्टमर कमीशन। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात की थी, इनके कंपोजिशन के बारे में बात की थी कि आमतौर पर जो इनका कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है। कमीशन में आमतौर पर मौजूद होते हैं प्रेसिडेंट प्लस सम अदर मेंबर्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उसमें आमतौर पर 2 मेंबर हैं, वहीं पर स्टेट और नेशनल लेवल पर मिनिमम 4 मेंबर्स और मौजूद होंगे प्रेसिडेंट के। इसी वजह से नेशनल और स्टेट मेंबर में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं इन कमीशन में वो कैसे किए जाते हैं, मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और हम पढ़ेंगे जो है मीडिएशन का। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह भी बात की थी, यदि कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी को कस्टमर कमीशन में लेके जाता है, ऐसे कोई भी कमीशन में लेके जाता है किसी भी लेवल पर, तो वहां पर क्या है, मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन का भी कानून अप्लाई हो सकता है। मीडिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट से बाहर, किसी भी जुडिशियल बॉडी के बाहर, बिना एक्सट्रीम एडहेरेंस टू द रूल्स, औपचारिकता, रूल्स, अधिनियम, इन सब के परे उठकर क्या किया जा सकता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है। और जब दोनों पार्टी किसी थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में मीडिएशन करती है तो उसे हम बोलते हैं, मीडिएटर के प्रेजेंस में जब दोनों पार्टीज कोई सॉल्यूशन पर आते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मीडिएशन या मध्यस्थता। ठीक है, तो ये भी प्रावधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन कब किया जा सकता है। ये जो मीडिएशन है कभी भी किया जा सकता है। यहां पर एक, सबसे पहले एक पार्टी रहती है जिसे हम कहते हैं मीडिएटर। जैसे मान लो मीडिएटर कौन होता है, 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो एक उस सोसाइटी का बुजुर्ग पर्सन जो इंटेलिजेंट है, जो दोनों पार्टी जिनके बीच में लड़ाई हो रही है उनके बीच में एक समझदार है, इज्जतपूर्ण व्यक्ति है, जो दोनों पार्टी मानती है कि वो क्या होगा, वो एक न्यूट्रल पार्टी है, सही फैसला लेगा, तो वो होता है मीडिएटर। इन दोनों के बीच में जो भी आपसी मतभेद है वो इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब ये जो मीडिएशन मध्यस्थता है ये कभी भी की जा सकती है। कभी भी मतलब चाहे आप किसी भी आयोग में कोई केस जो है, केस नहीं गया है, जाने वाला है, यानी कि प्री कोर्ट फेस, कोर्ट में अभी तक केस नहीं गया है, नेक्स्ट कोर्ट में केस जा चुका है और किसी भी स्टेज में है, कहीं पर भी है, फैसला आने वाला है, अभी शुरुआती दौर पर है या कोई भी स्टेज में हो, मीडिएशन हमेशा की जा सकती है। बात समझ में आई? दिस इज द मीनिंग ऑफ मीडिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, कंज्यूमर मीडिएशन सेल सेटअप की जाएगी, यानी कि उपभोक्ता मध्यस्थता सेल। ये सेल का क्या काम किया जाएगा, ये सेल हर कमीशन पर, कमीशन कौन कौन से लेवल पर हमने पढ़ा हमने नेशनल लेवल पर, दूसरा हमने पढ़ा स्टेट लेवल पर, और तीसरा हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जहां पर भी इन कमीशन का सेटअप किया गया है वहां पर क्या किया जाएगा, इन मीडिएशन सेल का भी स्थापना की जाएगी ताकि मीडिएशन कैरी ऑन कर सके। बात समझ में आई? और इसके बाद यदि जो ये मीडिएशन सेल है ये क्या करेंगी,
ये आयोग को समय समय पर, आमतौर पर जो समय होता है वो क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली मतलब कि 3-3 महीने में ये रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये क्या क्या बताएंगी, तो ये बताएंगी कि इनमें कितने प्रोसीडिंग्स हुई है, लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल, कौन कौन से केसेस को हैंडल किया है। दूसरी बात, कौन कौन मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मध्यस्थों, कौन कौन मध्यस्थ करने वाले लोग एम्पैनल्ड हैं, उनकी लिस्ट देगी। कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स हुई है या कोई भी अन्य जानकारी जो उन्हें लगता है महत्वपूर्ण हो सकती है, वो ये सारी जानकारी क्या करेंगे, वो क्वार्टरली रिपोर्ट, हर 3 महीने में जो आयोग को रिपोर्ट देंगे, उन रिपोर्ट में ये सारी डिटेल्स आयोग को सबमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडिएटर्स, यानी कि मध्यस्थों जो भी रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, उनकी एक एम्पैनल्ड लिस्ट बनाई जाएगी। एम्पैनल्ड लिस्ट मतलब कि होता क्या है, जैसे ये एक कमीशन है, तो कमीशन क्या करती है, अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ लोगों को अपनी लिस्ट में रखती है कि ये जो भैया सारे हैं, ये सारे हमारे मीडिएटर्स अवेलेबल हैं, इनको यूज करके मीडिएशन का प्रोसेस कैरी ऑन किया जाएगा। ठीक है, तो ये मीडिएटर्स की जो लिस्ट रहती है उसे बोला जाता है एम्पैनल्ड लिस्ट, यानी कि जो कमीशन है, आयोग है, वो एक पैनल में मध्यस्थों की पूरी लिस्ट बनाई रखती है और उसे ही मेंटेन करती है। ये कहां पर होगा, हर आयोग, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य पर या जिला स्तर पर, क्या करती है, इस मीडिएटर्स की लिस्ट बनाती है। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यदि आप देखोगे ये क्या करेंगे, ये मीडिएटर्स कैसे अपॉइंट होंगे, तो इसके लिए एक सेलेक्ट कमिटी बनती है, एक समिति बनती है। ये समिति क्या करती है, ये लिस्ट को बनाती है। ये समिति में कौन कौन रहता है, इस आयोग का प्रेसिडेंट रहता है और इसका कम से कम एक सदस्य भी मौजूद रहता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन, जितने भी क्वालिफिकेशन स्टेटेड रहती है, उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ये क्या करते हैं, मीडिएटर को सेलेक्ट करते हैं और इस आयोग के पैनल की लिस्ट में ऐड करते हैं। तो बात समझ में आ गई, मीडिएटर का एक पैनल बनता है जो हर आयोग से अटैच रहता है, और साथ ही साथ आप देखोगे ये मीडिएटर का चयन कैसे होता है, एक समिति बनती है जिसमें प्रेसिडेंट और कम से कम एक सदस्य मेंबर रहता है, उन दोनों की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही मीडिएटर को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नियम है, नियम कौन बनाता है, केंद्रीय सरकार बनाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे चीजें नियम में बताता है कि जो मीडिएटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसे कितनी फीस देनी चाहिए, उसे क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या उसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें रूल्स में डिसाइड की जाती है। यदि मीडिएटर का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो क्या करना चाहिए, उसे रखना चाहिए या हटा देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उन रूल्स के तहत ये सारी चीज डिसाइड होती है। ठीक है, और एक बार जो ये मीडिएटर बन गया, ये जो पैनल है 5 साल के लिए वैलिड रहता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है और इसे फिर से नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि दे आर एलिजिबल फॉर री एम्पैनलमेंट इन द कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। अब देखो, समझौता करना है तो मध्यस्थता के माध्यम से भी समझौता किया जा सकता है। तो होगा क्या, ये एक मीडिएटर है, इसमें दोनों पार्टी क्या करी, इसको अप्रोच करी। अब मीडिएशन हुआ तो क्या हो सकता है, या तो मीडिएशन हो जाए या तो मीडिएशन ना हो। यदि मान लीजिए मीडिएशन हो गया तो क्या होगा, एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये सेटलमेंट रिपोर्ट क्या है, समझौता रिपोर्ट है। जो भी आधार पर इन दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हुआ है, वो समझौता रिपोर्ट जो मीडिएटर है वो बनाएगा और किसे सबमिट करेगा, वो सबमिट करेगा जिस भी आयोग में ये अटैच किया गया है। ठीक है, ये आयोग को सबमिट करेगा। यदि मान लीजिए मध्यस्थता करने के बाद दोनों के बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ, समझौता नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ये केस फिर से जो भी रहेगा मीडिएटर कमीशन को इन्फॉर्म करेगा, भैया हमने समझौता करने की कोशिश की, फिर भी समझौता नहीं हुआ। उसके बाद
ये क्या होगा, ये जब नो हो जाएगा तो वापस से कमीशन के पास केस चले जाएगा, कंज्यूमर कमीशन के पास, और वो केस वापस से रिज्यूम हो जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे ही सेटलमेंट रिपोर्ट बनती है, उस सेटलमेंट रिपोर्ट के आधार पर 7 दिन के अंदर फैसला किया जाता है कि या तो केस को रिज्यूम करना है यदि मीडिएशन कोई भी सेटलमेंट पे नहीं आया है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, और या तो केस को क्लोज करना है यदि जो सेटलमेंट रिपोर्ट है समझौता रिपोर्ट में बताया गया है कि सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करेंगे प्रोडक्ट लायबिलिटी, यानी कि उत्पाद का दायित्व। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यहीं पर यदि आप मेरे स्टूडियो में देखोगे तो मैं एक डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं, ऊपर एसी यूज कर रहा हूं, यहां पर सिस्टम है, इधर मेरा लैपटॉप है। तो ये जो बहुत सारी चीज है, क्या मैंने इसे खुद को मैन्युफैक्चर किया, खुद से मैन्युफैक्चर किया? मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। मैंने क्या किया, कोई चीज किसी मैन्युफैक्चरर से, उत्पादक से मैंने क्या करी है, परचेस करी है। कई चीजें की सर्विसिंग जो होती है, जैसे कि ये जो सिस्टम है ये एचपी का है, ये एचपी की सर्विसिंग मैं क्या करता हूं, लोकल सर्विस सेंटर से मैं इसकी सर्विसिंग लेता हूं। अब मान लीजिए इन सारे सर्विस के प्रोविजन में, या जिसने भी डीलर ने मुझे सप्लाई किया है, ये जो सिस्टम लिया मैंने डीलर से लिया, ठीक है, इन सब में से किसी ने भी अपने दायित्व को नहीं पूरा किया तो क्या हो गया, हो सकता है ये प्रोडक्ट डैमेज हो जाए। ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो इसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि यदि वो बर्स्ट हो जाता है तो मुझे चोट पहुंचेगी, मेरे जहां पर स्टूडियो सेटअप है वो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर कोई आसपास की चीजें भी खराब हो सकती हैं, या मैं भी फिजिकली हर्ट हो सकता हूं। तो इसी वजह से ये तीनों के तीनों पर्सन, चाहे वो डीलर है जिससे मैं खरीदा हूं, जो उत्पादक हो, या जिसने सर्विस प्रोवाइड करी है, ये सारे के सारे का दायित्व होना चाहिए कि कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के अधिकार हैं, उनको पूरा करने में इनका एक बहुत ही अहम योगदान रहेगा। बात समझ में आई? इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आती है? अब इस वजह से आप देखोगे यदि कोई भी उत्पाद में प्रोडक्ट हमने खरीदा है तो सारे के सारे लोगों का कुछ दायित्व बनता है। कौन है वो? सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर यानी कि उत्पादक, जिन्होंने सेवा प्रोवाइड करी है उससे रिलेटेड, या फिर जिसने इस प्रोडक्ट को मुझे बेचा है, तीनों का कुछ ना कुछ दायित्व रहता है। और यदि इस प्रोडक्ट से मुझे कोई डैमेज होता है तो ये तीनों कुछ हद तक क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, और इनके खिलाफ मैं कंप्लेन कर सकता हूं। बात समझ में आई? तो ये सबकी लायबिलिटी बैठती है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन लायबल रहता है? यदि मुझे इनके प्रोडक्ट से कोई भी डैमेज पहुंचता है तो वो होंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड फाइनली प्रोडक्ट सेलर। बात समझ में आई? सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यानी कि उत्पाद निर्माता का दायित्व। बात समझ में आई? अब देखो, उत्पाद का जो निर्माता है उसके बहुत सारे दायित्व रहते हैं। क्यों? यदि मान लो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट बना दिया, गलत तरीके से मैन्युफैक्चर कर लिया। मान लो मैंने क्या खरीदा, मैंने एक छोटा सा टॉय खरीदा। अब टॉय में क्या होता है, जैसे ही मैं बैटरी डालता हूं, वो बैटरी क्या होती है, वो टॉय को चलाने की जगह उसके किसी पार्ट को हीट करने लगती है और वो अल्टीमेटली बस्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट डिफेक्ट है। इसमें उत्पादन के समय सही तरीके से बनाया नहीं गया है, या फिर यह भी हो सकता है डिजाइन उसका सही तरीके से ना हो, सही तरीके से डिजाइन ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप दे सकते हो जो भी मैन्युफैक्चर के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहते हैं वो नहीं फॉलो किए गए होंगे, जिस डिजाइन में अप्रूवल लिया गया वो डिजाइन एक्चुअल में बनाया ना गया हो, यह भी हो सकता है, या फिर जो गारंटी या वारंटी दी गई है उसको सामने वाले ने क्या किया, उस चीज से मुकर गया। जैसे कि मान लो, उदाहरण के तौर पर देता हूं कि यदि आप कोई भी होंडा की गाड़ी लेते हो तो उसमें मान लो कहा गया कि 3 साल तक आपको अनलिमिटेड वारंटी मिलेगी, कितने भी किलोमीटर आप चल लो, ये होंडा क्लेम करता है। तो अब मान लीजिए आपने क्या किया, 1 साल बाद आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई और कंपनी अब मुकर गई कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा,
जो वारंटी दी गई उसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो मैं इसके खिलाफ केस कर सकता हूं, ठीक है। या फिर कोई भी एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन आपने सही तरीके से नहीं दी तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। एंड जो उत्पादक रहेगा वो लायबल रहेगा कि भैया आप यहां पर केस के लिए लायबल हो, ठीक है। अब देखो, यदि हम ऐसे ही देखें तो जो प्रोडक्ट की सर्विसिंग किया है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, उसे भी लायबिलिटी रहेगी। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो इम्परफेक्ट तरीके से किसी ने सर्विस प्रोवाइड करी, फॉल्टी सर्विस प्रोवाइड करी। मान लो उदाहरण के तौर पर एक कार का ही एग्जांपल लिया, कार में सर्विसिंग के लिए गई, ठीक है, ये सर्विसिंग के लिए गई। अब इस पर्सन को सारे जो भी सर्विसिंग किया उसे क्या करना था, सारी चीजें चेक करनी थी, इंजन ऑयल चेंज करना था, ब्रेक ऑयल चेंज करना था। बट इस पर्सन ने क्या किया, ये सारे फ्लूइड को सही तरीके से चेंज नहीं किया और उसकी वजह से मेरी ब्रेक फेल हो गई गाड़ी की। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर उसे जो कुछ करना था वो ढंग से नहीं किया, नेग्लिजेंट रहा, उसने लापरवाही दर्शाई तो भी उसे लायबल करा जाएगा। या फिर क्या किया जाए, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि ये सारी चीजें फॉलो करना, जो कि आमतौर पर सर्विस प्रोवाइडर से एक्सपेक्टेड रहता है। ऐसी सब चीजों में क्या होगा, उस सर्विस प्रोवाइडर को भी हम लायबल कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी गलती थी तो हम तुमसे कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी कौन सा है, जो सेलर है, प्रोडक्ट सेलर। अब देखो प्रोडक्ट सेलर क्या हुआ, मान लो मैं HP के लैपटॉप का डीलर हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लैपटॉप का क्या उत्पादन मैंने किया, नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक डीलर हूं। तो यदि मान लीजिए कोई HP के लैपटॉप में कुछ परेशानी हो जाती है, बर्स्ट हो जाता है, आग लग जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो क्या इस सेलर को, इस डीलर से लायबिलिटी ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होगी तब। जैसे कि सबसे पहले उसने क्या किया, इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि उदाहरण ले लो, मैंने लिया MI का मोबाइल लिया, अब उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने सैमसंग की बैटरी डाल दी। क्यों डाल दी, कि सैमसंग का बैटरी का बैकअप ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ऑफिशियल चार्जर से ना चार्ज करके कोई दूसरे चार्जर से कर रहा हूं। और ऐसा मुझे कौन बोला, ये बेचने वाला ही बोला कि सर आप ये वाला चार्जर ले जाओ, इससे क्या होगा, चार्जिंग अच्छी होगी, बैटरी चेंज कर दो। यदि ऐसा कुछ इस डीलर ने किया है तो इसे लायबल किया जा सकता है। या फिर उसने क्या बोला, सर मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है, लेकिन मैं बैठा हूं ना सर, मैं आपको लिखित में 5 साल की गारंटी दे रहा हूं, यदि 5 साल तक कुछ भी हुआ तो आप प्रोडक्ट मेरे को दे देना। ऐसी कंडीशन में क्या किया इसने, एक्सप्रेस वारंटी दी, कोई कंपनी के बाहर जाकर खुद के बलबूते पर गारंटी दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू द कंपनी उसने गारंटी दी, वारंटी दी। तो उस कंडीशन में भी उसे क्या किया जा सकता है, लायबल ठहराया जा सकता है, यदि कोई हानि पहुंचती है तो। अब तीसरी चीज है, यदि मान लो इसने कोई प्रोडक्ट बेचा और जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का पता ही नहीं है, ठीक है, ये बंदा क्या गया, ये मान लो ये बंदा है, कोई भी XY स्टोर है, ये बंदा क्या किया, चाइना गया, चाइना से कुछ प्रोडक्ट लाया और यहां पर इस प्रोडक्ट को उसने क्या कर दिया, अपनी दुकान से बेच दिया। तो अब होता क्या है, यदि मैन्युफैक्चरर का पता नहीं है तो कौन लायबल रहेगा, जो इस प्रोडक्ट को बेचा है वो लायबल रहेगा। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। या फिर उसने क्या कर दिया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रीजनेबल केयर हैं, जैसे मान लो कार लेते हो आप, या तो बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हो, तो उसमें क्या करे रहते हैं, पार्ट्स को डीलर को ही असेंबल करना रहता है, ठीक है, वो असेंबली इसने सही तरीके से नहीं करी, प्रोडक्ट सही था लेकिन उसकी असेंबली गलत थी, तो क्या हो, तो उसे इस प्रोडक्ट के लिए लायबल किया जा सकता है। बात समझ में आई, ये सारे जो प्रावधान हैं इसमें आप डीलर को भी, जिसने उत्पादन नहीं किया है लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचा है, उसे भी आप लायबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एक्सेम्पशंस भी है, कुछ उत्पाद भी है जिसमें दायित्व से इन सारे तीनों लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है। जैसे कि सबसे पहली बात है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। जैसे आप देखोगे लोग क्या करते हैं,
मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब में कभी देखना, लोग एक सिंपल कार का मॉडल लेते हैं, बेस मॉडल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे आफ्टर मार्केट चीज करा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें 15 इंच का टायर है, उसको क्या किए लोग, हटा के 17 इंच करा दिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरी वायर में छेड़छाड़ कर दी, नई हेडलाइट लगवा दी। इसके बाद बहुत सारे अंदर चेंजेस लगा दिए, ठीक है, बड़ी लाइट लगा दिया, स्टीरियो लगा दिया। इसके बाद बहुत सारे अदर छेड़छाड़ कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, ओरिजिनल प्रोडक्ट को चेंज कर दिया गया। इस वजह से ऐसी कंडीशन में कोई भी लायबल नहीं रहेगा। या फिर मान लीजिए दूसरा क्या हो सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, आपने उस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी लायबिलिटी नहीं बैठती है। या फिर आप अल्कोहल के प्रेजेंस में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से मिसहैंडलेंस हुआ हो, तो भी लायबल नहीं रहे हो। या फिर वो प्रोडक्ट को किसी और चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का एक पार्ट है, मान लो एक छोटा सा पार्ट है आईसी, इस आईसी को कहां पर यूज करना था, इसको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग मोबाइल के साथ ही यूज करना परमिटेड था। यहां पर लिखा था कि दिस इज ओनली फॉर सैमसंग, लेकिन इस आईसी को कहां पर यूज कर दिया आपने, एप्पल मोबाइल के लिए यूज कर दिया, क्योंकि एप्पल का आफ्टर केयर मार्केट बहुत महंगा आ रहा था। तो अब यदि एप्पल के प्रोडक्ट में कोई डैमेज होता है तो कोई भी लायबल नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड, ठीक है। ऐसी सब कंडीशन में यदि कोई दारू के इन्फ्लुएंस में हो, यदि उसने प्रोडक्ट को क्या किया हो, अल्टर कर दिया हो, या फिर उसने क्या किया होगा, मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कहा जाता है यदि इस प्रोडक्ट को यूज करो तो एक एक्सपर्ट जरूर मौजूद होना चाहिए। ये सारी कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों, या तो प्रोडक्ट सेलर हो, या तो प्रोडक्ट का सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर प्रोडक्ट का खुद प्रोडक्शन जिसने करा होगा, कोई भी लायबल नहीं रहेगा किसी भी हार्म को यदि कस्टमर को पहुंचा है तो। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब देखो, सबसे पहला जो है वो है कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए, ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण ने कोई आपको पनिशमेंट दी है, जुर्म दिया है, एक ऑर्डर दिया है बेसिकली। अब आपने क्या किया, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपको 20 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है और आपको 6 महीने तक का जेल में भेजा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब यदि यही मान लीजिए पनिशमेंट फॉर मिसलीडिंग एड, आप गलत एड बना रहे हो, या तो क्या कर रहे हो, फॉल्स एड, या तो मिसलीडिंग एड बना रहे हो, तो सॉरी देयर वाज पावर फेलियर, जिसकी वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे यदि कोई भी ऑफेंस कमिट की जाए इस एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 88 से क्या स्टार्ट किया गया है, पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट की सजा के रूप में दी जाती है। तो यदि सबसे पहले सेक्शन 88 के अंदर हमने बात किया था, यदि सेंट्रल अथॉरिटी यानी सीसीपीए इसके कोई भी प्रोविजंस को कोई वॉयलेट करता है तो उसे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी दी जा सकती है, 6 महीने की दी जा सकती है और 20 लाख रुपए तक की पेनल्टी दी जा सकती है। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट प्रोविजन यदि सेक्शन 89 की हम बात करें तो वो क्या था, फेक या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो तो क्या होता है, पहली बार जब क्राइम किया जाए तो 10 लाख रुपए तक की क्या की दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है, पेनल्टी दी जा सकती है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स दिया जा सकता है। वहीं यदि सब्सिक्वेंटली फिर से ऐसे कोई क्राइम की जाए, ऐसा कुछ ये किया जाए तो क्या हो सकता है, 10 लाख को 5 गुना मल्टीप्लाई कर दो, 50 लाख रुपए तक, वहीं पर 2 इयर्स को 5 इयर्स तक का दिया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट। तो ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए कोई भी किसी ने ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उत्पादन किया, या फिर उसे स्टोर किया, उसे बेचा, जिसमें क्या हो, अडल्टरेंट हो, यानी कोई ना कोई इंप्योरिटीज हो, तो भी प्रावधान क्या है, सजा का है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 90 प्रोविजन है और 91 प्रोविजन है सेक्शन के, दोनों बहुत कुछ सिमिलर हैं और दोनों के बारे में आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप देखिए, इनमें यदि कोई इंपोर्ट करता है, आयात करता है इन प्रोडक्ट्स का,
जो कि अडल्टरेंट है, यानी उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे सब में भी सजा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो क्या सजा है? ये सजा जो दी जाती है वो डिपेंड किया जाता है कि कितना ज्यादा हार्म पहुंचा। जैसे कि सिंपल मान लीजिए बात, मान लीजिए किसी ने मिल्क बेचा, अब मिल्क में क्या है, कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है। इस इंप्योरिटी की वजह से जब किसी कंज्यूमर ने इस मिल्क को कंज्यूम किया तो हो सकता है अलग अलग प्रकार के डैमेज कॉज हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डैमेज कॉज हो। तो कितना डैमेज कॉज होगा उसके बेसिस में सजा दी जाएगी। मान लीजिए कोई भी इंजरी या डैमेज नहीं कॉज हुआ तो क्या हो सकता है, तब भी सजा दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम सजा कितनी दी जा सकती है, 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। मान लीजिए चोट लगी, लेकिन कोई भी ऐसी चोट ना लगी, गंभीर जैसी चोट नहीं लगी, तो कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी तो क्या होगा, ये 6 महीना कितना बन जाएगा, 1 साल बन जाएगा, और ये 1 लाख कितना बन जाएगा, 3 लाख की सजा मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया कि कोई गंभीर चोट लगी तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 ईयर था ये 7 ईयर्स तक की सजा मिल जाएगी, और 3 लाख का जो इंप्रिजनमेंट है वो कितना तक हो सकता है, 5 लाख रुपए तक की जुर्माना आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। और एक और है, यदि मान लीजिए इसी चीज में डेथ हो जाती है तो कम से कम यहां पर अप टू 7 ईयर्स था, मतलब कि मैक्सिमम सजा 7 साल की, लेकिन किसी भी इस अडल्टरेंट की वजह से यदि किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, उसे कम से कम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए, और जो पेनाल्टी है वो 5 लाख से दुगनी हो गई, 10 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगेगी, ठीक है। तो ये जैसा डैमेज कॉज होगा उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा, उसी के हिसाब से इंप्रिजनमेंट और फाइन बदलते जाएगा। तो यदि कोई भी मेजर इंजरी, कोई भी इंजरी नहीं कॉज हुई तो क्या होगा, 6 मंथ्स या 1 लाख तक की सजा मिलती है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कोई भी गंभीर चोट नहीं आई तो 6 मंथ कितना हो जाता है, 1 ईयर, और 1 लाख कितना हो जाता है, 3 लाख। वहीं पर यदि कोई गंभीर चोट होती है तो 1 ईयर कितना हो जाता है, अप टू 7 ईयर्स हो जाता है, और 1 लाख, ये जो 3 लाख था ये कितना हो जाता है, 5 लाख तक। यदि डेथ हो जाती है तो यहां पर कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 7 ईयर की सजा मिलती है, और 5 लाख की पेनल्टी दुगनी हो जाती है, कम से कम 10 लाख की पेनल्टी हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अगला जो है सेक्शन 91, वो भी, उसमें भी ऐसे ही सजा दी गई है, सिमिलर ग्राउंड पे यही सजा दी गई है, सजा यही रहेगी, ये 3 सजा इसमें कंटिन्यू है। अगला क्या है, अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो क्या है, कॉग्निजेबल है, यानी कि संज्ञेय है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होती है, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई, ठीक है, तो पुलिस क्या कर सकता है, एफआईआर के जरिए ही अरेस्ट कर सकता है। वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस को सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, जब मैजिस्ट्रेट मंजूरी देता है तभी अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उन ऑफेंस के लिए ऐसे ऑफेंस किए जाते हैं जो थोड़े से सीरियस नेचर के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की एफआईआर के बेसिस पे ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। और ये जो सारी की सारी ऑफेंस हैं ये गैर जमानती है, बेलेबल नहीं है। यहां पर कोर्ट क्या कर सकता है, अब मान लीजिए किसी पर्सन ने क्या किया, यहां पर कोई उन्हें लाइसेंस मिला होगा जिसके जरिए ये ट्रेड कर रहे होंगे, तो पहले कन्विक्शन में यदि जुर्माना प्रूव हो गया तो पहली बार में क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। वहीं दूसरी बार में क्या कर सकता है, यदि फिर से ये गलती की जाए तो यहां पर इसके लाइसेंस को कैंसिल भी करा जा सकता है। तो ये प्रावधान है। ऐसा ही सिमिलर सेक्शन 91 में भी है। सेक्शन 91 में क्या है, पनिशमेंट ये सब चीज के लिए है, लेकिन यहां पर स्परियस गुड्स के लिए है, यानी कि नकली गुड। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने एमआई का मोबाइल लिया, तो एमआई के मोबाइल पर के टैग पर मैं कोई नकली गुड बेच रहा हूं। मान लीजिए मैं पाम ऑयल बेच रहा हूं, तो पाम ऑयल का टैग लगा है, लेकिन एक्चुअल में वो पाम ऑयल नहीं है, कोई और भी सस्ता क्वालिटी का ऑयल है। हालांकि पाम ऑयल तो खुद ही सस्ता होता है, लेकिन
कोई उससे भी घटिया क्वालिटी का ऑयल है। जैसे मान लीजिए मिल्क बेच रहे हैं, तो मिल्क में आप देखे होंगे कई बार क्या करते हैं, यूरिया मिला देते हैं, वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं, ताकि ये दूध के टेक्सचर का ही दिखे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे सब नकली प्रोडक्ट में बेचने में भी सिमिलर ऑफेंस रहेगा, लेकिन यहां पर सजा का क्वांटम क्या है, यहां पर कोई चोट पहुंचे ना पहुंचे वाला प्रोविजन है ही नहीं। यदि मान लीजिए कोई भी गंभीर चोट नहीं पहुंची से प्रावधान शुरुआत होता है, यानी कि यदि आप नकली गुड्स बेच रहे हो तो कम से कम कितनी सजा होगी, कम से कम अप टू 1 ईयर तक की सजा तो होगी ही होगी, और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन इसी गुड के कंजम्पशन से क्या होता है, कोई गंभीर चोट आ जाती है तो वो 1 लाख कितना हो जाता है, 5 लाख हो जाता है, और अप टू 7 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट भी मिल जाती है। और यदि इसी प्रोडक्ट की वजह से डेथ हो जाती है तो कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी, नंबर 1, और दूसरी चीज क्या होगी, 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और बाकी जो प्रोविजन सेक्शन 90 के अंदर थे वो सिमिलर यहां पर होल्ड करते हैं। वो क्या क्या है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, यानी कि पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, उसी बेसिस में अरेस्ट कर सकती है, और कोर्ट क्या कर सकता है, सब्सिक्वेंट बार बार ऑफेंस कोई कमिट करे तो वो क्या कर सकता है, उस ट्रेडर का जिस बेसिस पे उसको लाइसेंस मिला है उस लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकता है। पहले कन्विक्शन में सस्पेंड कर सकता है, और ये सस्पेंड कितने समय के लिए कर सकता है, अप टू 1 ईयर तक सस्पेंड कर सकता है। लेकिन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या कर सकता है, वो लाइसेंस ही कैंसिल कर देता है, करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। हेंस हो सकता है कि वो बिजनेस कर ही ना पाए फ्यूचर में इस फील्ड में। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा ये एक्ट के हर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमने कवर आउट किया है। अब देखिए, मैं एक कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए कि ये जितने भी एक्ट्स मैंने आपको कराया है, इसका मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं माइंड मैप बना दूं, और उस माइंड मैप को मैं अपलोड कर दूं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में और व्हाट्सएप के ग्रुप में। इससे क्या होगा कि आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार वीडियो देखिए और उस माइंड मैप का या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए, या तो जो मैं बनाऊंगा उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सारी चीजें उसी को पढ़ के एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि संडे को मैं 4-5 जितने इंपॉर्टेंट ये हैं एक्ट जो हमने कवर किया है उनका माइंड मैप्स मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस वीक में मैं ट्राई करूंगा कि ये चीज हो जाए, एंड देन फाइनली आई विल ट्राई कि अपलोड कर दूं मैं संडे या मंडे को। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए अभी तक ये वाले एक्ट समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। कल से हम फिर से दूसरे एक्ट से शुरुआत करेंगे, या तो करप्शन का जो 1986 का एक्ट है उसके बारे में, या तो आईटी एक्ट, दोनों में से कोई एक्ट के बारे में हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।